प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। वैसे हमने कल भारत का वैभवपूर्ण अतीत का एक भाग पढ़ा। हमने पढ़ा धार्मिक साहित्य, उसके बारे में एक मिनट बात करते हैं। उसके बाद आज पढ़ेंगे धर्मेंद्र साहित्य। तो हमने पहला भाग पढ़ा, वो पढ़ा धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य धार्मिक साहित्य में तीन भाग पढ़े। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा, उसके बाद में बौद्ध साहित्य और उसके बाद में जैन साहित्य पढ़ा। तो कल हमने बात की थी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य साहित्य ग्रंथ और दूसरा है वो है जैन साहित्य ग्रंथ। जैन साहित्य का ग्रंथ, इनके बारे में पढ़ा। बौद्ध साहित्य में हमने पढ़ा त्रिपिटक के बारे में पढ़ा और जैन साहित्य में हमने पढ़ा आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुपयोग द्वार सूत्र। इसके बारे में पढ़ा। इन सभी ग्रंथों में प्राचीन भारत का अतीत वैभवपूर्ण था, किस प्रकार यह जानकारी मिलती है, इसके बारे में हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे, वो पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य के अलावा इन दूसरा भाग पढ़ेंगे इस टॉपिक का, और उसका नाम है धर्मेंद्र साहित्य। आज हम पढ़ेंगे धर्मेंद्र साहित्य। मतलब दूसरा टॉपिक है वो है धर्मेंद्र साहित्य। धर्मेंद्र साहित्य मतलब धर्मेंद्र साहित्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? धर्मेंद्र साहित्य ग्रंथ कौन कौन से, इसमें किसकी जानकारी मिलती है, किस प्रकार भारत के समाज उस समय की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, इसके बारे में व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। तो दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं धर्मेंद्र साहित्य की। आखिरकार धर्मेंद्र साहित्य में है क्या? तो इन धर्मेंद्र साहित्य में प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी मिलती है। किसके रूप में मिलती है? तो ये धर्मेंद्र साहित्य में है क्या? तो ये धर्म के अलावा अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में पढ़ेंगे। मतलब धर्म के अलावा अन्य ऐतिहासिक स्रोत में लिखे गए ग्रंथ वो कहलाता है धर्मेंद्र, यानी धर्म से हटकर लिखे गए ग्रंथ। अब इसमें किस प्रकार लिखे ऐतिहासिक ग्रंथ? पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा इसके अंदर ग्रंथ आते हैं, वो आते हैं विशुद्ध साहित्य। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। इसमें तीसरा आता है, वो आता है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। अर्ध ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ। और एक आता है क्षेत्रीय साहित्य ग्रंथ। क्षेत्रीय साहित्य ग्रंथ। इसके अलावा आता है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में जानकारी मिलती है कि हमारा भारत किस प्रकार का था। तो हम इस टॉपिक में आज पहले धार्मिक साहित्य में सबसे पहले बात करेंगे, वो करेंगे ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत, यानी कौन कौन से ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिसमें प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। ऐतिहासिक साहित्य का स्रोत। अब ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत खूब सारे हैं, उनमें से हम दो चीज पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत के वो ऐतिहासिक ग्रंथ जिसमें संपूर्ण भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। उस समय की राज व्यवस्था कैसी थी, तत्कालीन राजा कौन थे, धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार थी और उस समय का समाज किस प्रकार था, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ऐतिहासिक विशुद्ध ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ है। इसमें प्राचीन भारतीय अतीत की जानकारी मिलती है। प्राचीन
भारतीय अतीत की जानकारी मिलती है। तो इसमें जानकारी किसकी मिलती है? तो एक क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत के उत्तरी क्षेत्र में यहां पर एक पार्ट आया है जम्मू कश्मीर। उस समय मान लीजिए ना भारत था, तो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट, इस पार्ट के अतीत की जानकारी, साथ में संपूर्ण भारत के अतीत की जानकारी इस पुस्तक मिलती है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी में जानकारी मिलती है, वो मिलती है प्राचीन भारत, यानी प्राचीन भारत बहुत समय पहले, मतलब पांडवों के काल से, महाभारत से लगाकर, महाभारत से लगाकर 1150 उस समय यहां पर एक जो शासन व्यवस्था वो थी लोअर वंश, और लोअर वंश के राजा हुआ था जय सिंह। और जय सिंह के शासनकाल में यहाँ पर एक व्यक्ति था कल्हण ने एक पुस्तक लिखी राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी में जय सिंह के शासन व्यवस्था तक, यानी महाभारत से लगाकर जय सिंह की शासन व्यवस्था यानी 1150 तक की संपूर्ण जानकारी है वो किससे मिलती है? राजतरंगिणी में मिलती है। इसके साथ जानकारी क्या मिलती है? तो 4 शब्द याद रखना है। उस समय का समाज कैसा था? समाज, और समाज के साथ उस समय की धार्मिक व्यवस्था की जानकारी, और धार्मिक व्यवस्था के साथ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है इस साहित्य का स्रोत में, राजतरंगिणी में। जो ऐतिहासिक ग्रंथ में सर्वोत्कृष्ट है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की बात होगी। अब बात करते हैं दूसरे ग्रंथ की, जिसका नाम आप भली भांति जानते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ा हमने, अर्थशास्त्र। उस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम हो या मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके आचार्य प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा लिखित थे। चाणक्य बोलो या विष्णुगुप्त, इनका लिखा गया जो ग्रंथ है वो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जानकारी किसकी मिलती है? अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है तत्कालिक राज प्रबंधन, उस समय का जो राज प्रबंधन किस प्रकार का था, प्रबंधन, उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसमें क्या जानकारी मिलती है? उस समय की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है, और उसके अलावा और किसकी जानकारी मिलती है? धार्मिक जानकारी भी इस ग्रंथ में मिलती है, और शासन व्यवस्था की जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है, जो एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। जो किस शासन व्यवस्था का है? तो मगध, और मगध में उस समय जो शासन व्यवस्था मौर्य वंश, और मौर्य वंश का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय की संपूर्ण जानकारी, भारत की स्थिति क्या थी, समाज व्यवस्था, राज प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार की, ये सभी जानकारी इस ग्रंथ में मिलती है, जो चाणक्य या विष्णुगुप्त का ग्रंथ है अर्थशास्त्र। तो ऐतिहासिक साहित्य में 2 चीजें याद रखनी है, राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र। इसके अलावा 2-3 और ग्रंथ है, उनके बारे में संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। विल्लन का विक्रमादेव चरित्र, एक ग्रंथ है, इसका नाम है विल्लन का विक्रमादेव चरित्र। ये नाम याद रखना, ये भी क्या है? ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत है। इसी प्रकार एक है जयसिंह का कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र। जैसे कि हमने पढ़ा लोअर वंश के राजा जयसिंह की जानकारी किस मिलती है? राजतरंगिणी। इसी प्रकार दूसरा हमने पढ़ा मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री चाणक्य है, कोटली, उनके पुस्तक अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है? राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार बल्लाल का भोज चरित्र, ये भी ऐतिहासिक दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपको ये संक्षिप्त नाम याद रखना है, ठीक, बल्लाल याद रखना है, ये रखना है याद, ठीक है। उसके साथ में एक है जयनक का पृथ्वी राज रासो, जो क्या अभी ऐतिहासिक ग्रंथ है। क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें प्राचीन भारत के समाज
अर्थव्यवस्था, धार्मिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। इस प्रकार हमको दो मूल याद रखना, वो याद रखना है, एक तो अर्थशास्त्र और दूसरा याद रखना है राजनीति, जिसमें इस प्रकार की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार हमीर महाकाव्य भी है, ठीक है ना। हमीर महाकाव्य आप याद रख सकते हैं, जो क्या है ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। समाज क्या था उस समय, किस प्रकार के लोग राजा थे और किस प्रकार लोगों ने आक्रमण किया, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। एक भाग पूरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, एक पार्ट हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी धर्मेंद्र साहित्य का एक भाग पढ़ लिया हमने। धर्मेंद्र साहित्य का, धर्मेंद्र यानी धर्म से अतिरिक्त लिखे गए साहित्य ग्रंथ। अभी हमने एक पार्ट पढ़ा, वो ऐतिहासिक ग्रंथ। कौन सा भाई? ऐतिहासिक ग्रंथ याद रखना, इसमें दो ग्रंथ याद रखना है, अर्थशास्त्र और राजनीति। अब दूसरे की बात करते हैं, वो है विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। शब्द क्या है? विशुद्ध साहित्य ग्रंथ। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ का मतलब क्या है? वे ग्रंथ जो अधिकांश लगभग ऐसे लिखे गए हैं जो अधिकांश शुद्ध है, जिसके अंदर ज्यादा त्रुटियां नहीं है। अब इसके अंदर आते कौन कौन से? वे साहित्य ग्रंथ, वे साहित्य ग्रंथ जैसे है कथा, कोश, कथा साहित्य, कथा साहित्य, और कथा साहित्य के बाद में बात कर लेते हैं नाटक, मंचन किया जाता है नाटक वगैरह, या इसके अलावा काव्य, काव्य साहित्य आदि ग्रंथ जो विशुद्ध साहित्य ग्रंथ है, जिसमें तत्कालिक सामाजिक जीवन, तत्कालिक उस समय के आर्थिक जीवन, उस समय के धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। उस समय का समाज कैसा था, उसकी संपूर्ण जानकारी किस मिलती है? विशुद्ध साहित्य ग्रंथ मिलती है। विशुद्ध साहित्य ग्रंथ कौन से हैं? कथा, कोश, कथा साहित्य, काव्य है, नाटक है, अन्य प्रकार के विशुद्ध साहित्य ग्रंथ है, जिसमें इस प्रकार की समाज की जानकारी मिलती है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से साहित्यिक स्रोत है ऐसे जिससे इस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ग्रंथ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरे ग्रंथ की बात करते हो पतंजलि। पतंजलि, पतंजलि का गार्ग्य संहिता, और एक है महाभाष्य। इन साहित्य में उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, उस समय के धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, कालिदास। कालिदास, कालिदास का साहित्य ग्रंथ है, वो ग्रंथ है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, ये मालविका अग्निमित्र, इस ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? उस समय तत्कालिक समाज कैसा था, थोड़ा समझ लो। किस प्रकार के भारत में जिस समय वो धर्म हावी हो गया, उस समय एक नवीन वंश की स्थापना हुई, उसका नाम था शुंग वंश। यहाँ पर शुंग वंश, और शुंग वंश का जो मूल राजा था वो था पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था, उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र तो पिता शूरवीर शासक था, तो सब पिता ने कहा मेरा पुत्र मेरे भांति भी क्या ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करे, लेकिन ये भोग विलासी था। क्या था? भोग विलासी, भोग विलासी। शासन व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन भोग विलास हुआ हुआ था। किसके? एक यहाँ पर उसी समय की ये गणिका थी, गणिका, जिसका नाम था मालविका, जिसका नाम था मालविका। क्या नाम था? मालविका। और मालविका के प्रेम प्रसंग में पड़ गया, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। किसमें भाई? मालविका अग्निमित्रम, जो किसका नाटक है? कालिदास का है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद चौथे की बात कर लेते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। उसके बाद में आगे वाला शूद्रक का मृच्छकटिकम, ये इंपॉर्टेंट है। मृच्छकटिकम तत्कालीन समाज में भ्रष्टाचार था, यह जानकारी मिलती है। तत्कालीन समाज में भ्रष्टाचार था, यह जानकारी किससे मिलती है? शूद्रक के मृच्छकटिकम में यह जानकारी मिलती है। मेघातिथि का मिताक्षरा, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, मेघातिथि का मिताक्षरा, ये भी ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विश्व साहित्य ग्रंथों में आता है। उसी तरह कामंदक का नीतिसार, ये सभी साहित्यिक स्रोत विश्व साहित्यिक स्रोत है, जिसमें उस समय के समाज, धार्मिक अर्थव्यवस्था, राज प्रबंधन और उस समय राजाओं की स्थितियां और समाज किस प्रकार था, इस प्रकार जानकारी मिलती है। तो अभी हमने देखा पाणिनि का अष्टाध्याय, पतंजलि का गार्गी संहिता, महाभाष्य, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और शूद्रक का मृच्छकटिकम, जिसमें भ्रष्टाचार की जानकारी मिलती है। मेघातिथि का मिताक्षरा और कामंदक का नीतिसार, इन साहित्यिक ग्रंथों को विशुद्ध साहित्यिक श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कुछ नाटक, कथा, कोश, साहित्य वगैरह आते हैं। उसके बाद में इसी ग्रंथ, ये सभी ग्रंथ सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ जो ग्रंथ है कथा साहित्य या को साहित्य आते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कथा साहित्य और को साहित्य आते हैं, कुछ ग्रंथ कथा साहित्य और को साहित्य आते हैं। इनमें से कुछ ग्रंथ कथा साहित्य एवं को साहित्य आते हैं। कथा साहित्य एवं को साहित्य हमारे कुछ ग्रंथ, उनमें एक है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। ये इंपोर्टेंट है। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र एक विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ है और किसमें आता है? कथा साहित्य को साहित्यिक श्रेणी में आता है, ये हमको याद रखना है। दूसरा है गुणाढ्य का, गुणाढ्य की कथा मंजरी, गुणाढ्य की कथा मंजरी, ये भी विशुद्ध साहित्यिक श्रेणी में आता है। ये भी सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है साहित्यिक दृष्टिकोण से। उसके अलावा सेमेंद्र की वध कथा मंजरी, सेमेंद्र की वध कथा मंजरी, ये भी विशुद्ध साहित्य श्रेणी से सबसे मूलभूत ग्रंथ है। उसके बाद बात कर लेते हैं सोमदेव का ग्रंथ कथा सरित सागर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट करते हैं अमर सिंह का अमरकोश, ये सभी क्या है? कथा साहित्य और कथा को साहित्य के श्रेणी में आते हैं। अमर सिंह का अमरकोश है, इसमें ठीक है ना, खेती और बीजों की जानकारी मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं उस समय साहित्यिक स्रोत में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्राचीन भारतीय की, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। अब तीसरे भाग की बात कर लेते हैं। दूसरा भाग हो गया कौन सा भाई? ऐतिहासिक ग्रंथ पहला भाग, दूसरा विश्व साहित्य ग्रंथ। अब बात करते हैं तीसरे भाग की, जिनको हम कहते हैं क्षेत्रीय साहित्य ग्रंथ। बात कर लेते हैं क्षेत्रीय साहित्य का ग्रंथ। सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा भाग, क्षेत्रीय साहित्य का ग्रंथ। क्षेत्रीय साहित्य का ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्यों में पर्टिकुलर क्षेत्र के अतीत की जानकारी मिलती है, जो अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। तीसरा है वो है क्षेत्रीय साहित्य का
ग्रंथ। अब क्षेत्रीय साहित्य के पर्टिकुलर अलग अलग क्षेत्र में लिखा गया साहित्यिक स्रोत, किस प्रकार इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये भारत का भूक्षेत्र है, ये भारत का भूक्षेत्र है, ये पार्ट पूरा भारत का है, मतलब प्राचीन भारत की जमीन इस प्रकार अखंड भारत की अवस्था में था। तो हम ये कह सकते हैं उस समय की जानकारी, उस समय के अतीत की जानकारी, ठीक है ना, इन साहित्यिक स्रोतों के अनुरूप मिलती है। तो कुछ ऐसे साहित्यिक स्रोत है जो क्षेत्रीय है, यानी ये कितना बड़ा भाग होते हुए अलग अलग क्षेत्रों में द्वारा लिखा गया, लेखकों द्वारा लिखा गया साहित्यिक स्रोत, जिसमें प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। तो ये एक क्षेत्र है साउथ क्षेत्र, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर भारत। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के राजपाट राजा हुए, साम्राज्य हुए। उन साम्राज्यों में राजाओं के वहां राजकवियों द्वारा लिखा गया क्षेत्रीय साहित्य जो है, उनमें प्राचीन भारत के अतीत की जानकारी मिलती है। अब सबसे पहले बात कर लेते साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य में है क्या। प्राचीन काल में, ठीक है ना, प्राचीन काल में अलग अलग क्षेत्रों का लिखा गया साहित्य, क्षेत्रों का लिखा गया साहित्य क्षेत्रीय साहित्य में आता है। कि प्राचीन भारत में जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें लिखा गया साहित्य किसमें आता है, क्षेत्रीय साहित्य में आता है। जैसे एक बात करते हैं संगम साहित्य, संगम साहित्य। अब संगम साहित्य किस क्षेत्र का है, तो संगम साहित्य है दक्षिण भारत का। किसका भी, दक्षिण भारत का है। कौन सा भी, संगम साहित्य। तो संगम साहित्य दक्षिण भारत का क्षेत्रीय साहित्य है, संगम साहित्य। और संगम साहित्य में किसकी जानकारी मिलती है, चोल और पल्लव राजाओं की जानकारी मिलती है। चोल व पल्लव राजाओं की जानकारी किस मिलती है, संगम साहित्य में मिलती है। किस मिलती है, संगम साहित्य में मिलती है। चोल और पल्लव राजाओं की जानकारी किस मिलती है, संगम साहित्य। और संगम साहित्य में वहां की आर्थिक स्थिति, राजाओं के समय की आर्थिक स्थिति, साथ में वहां की सामाजिक स्थिति और साथ में वहां की धार्मिक स्थिति, उस समय तत्कालीन राजाओं की जानकारी किस मिलती है, संगम साहित्य में मिलती है। और संगम साहित्य के जो प्रेरणता वो थे अगस्त्य ऋषि। संगम साहित्य के जो प्रेरणता थे वो क्या, कौन थे, अगस्त्य ऋषि। कौन थे, अगस्त्य ऋषि। आराम से याद रखना, ये पूछा जाएगा कि संगम साहित्य की जानकारी के प्रेरणता कौन थे, तो अगस्त्य ऋषि थे। कौन थे अभी, अगस्त्य ऋषि। याद रह जाएगा, अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि। आराम से आपको याद रखना, अगस्त्य ऋषि जिन्होंने क्या किया, संगम साहित्य